थैंक यू। फिर लाइट्स ऑफ करते हैं, आपको नजर आ रहा है? विजिबल है आपको? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। यस मैम, आवाज आ रही है। आप लोगों में से कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है? मैम फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड नहीं लगी। सेकंड कब लगनी है? मैम 2 वीक्स के बाद। तो जब आपने जल्दी जल्दी सब लोगों ने करवा लेनी है रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट डोज कम से कम लगवा लें, ठीक है, ताकि आपकी सेकंड डोज जो है वो 1 मंथ तक लग जाए, ठीक है? मैम इसको जी जी मैम वो मैंने कल वैक्सीनेशन लगवाई है ना, वैक्सीन तो मैम वो कैंसिनो की लग रही है। वो कह रहे हैं अब यही आ रही है और इसकी एक ही डोज है, दूसरी कोई डोज नहीं है, बस एक ही इनफ है। उसकी सिंगल डोज ही है, बिल्कुल ठीक बात है, उसके बिल्कुल। मैम उसके साथ तो आ आप, सकते हैं ना यूनिवर्सिटी में? हाँ जी, आप आ सकते हैं। आपके पास कार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, ठीक है? और आपकी वैक्सीन जो है उसका स्टेटस कंप्लीट है। नादरा से भी वैसे इशू हो जाता है कार्ड, ठीक है? यस ओके मैम। जी, ठीक है। बच्चों, आपको जो फर्स्ट डोज लगेगी आपको सेकंड भी वही लगेगी। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट डोज जाती हूँ, मुझे साइनो फॉर्म लग जाती है, ठीक है, तो उसका जो ड्यूरेशन है सेकंड डोज का वो है 21 डेज। तो वो सेकंड डोज जो है वो हमारी जिस पेशेंट जिस इंडिविजुअल को उस वक्त लगती है उसकी सेकंड डोज सेव कर दी जाती है। उसके कार्ड पे मेंशन कर दिया जाता है कि इसको ये वैक्सीन लगी है और इसकी सेकंड डोज भी इसी की होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक्सपो या कहीं पर आप जाते हो तो एक दिन साइनोफॉर्म लग रही है, वेरी नेक्स्ट डे जो है साइनोवैक लग रही है, क्योंकि उस दिन साइनोफॉर्म जिनको लगी होती है उनकी सेकंड डोज सेव कर ली जाती है। कहा था कि अब हम साइनोफॉर्म ही लगाएंगे, वो हमने जो पहले जो पर्सन थे ना उनके लिए हमने प्रिजर्व करिए, अब सिर्फ साइनोवैक लगी। अब ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो साइनो लगेगी, अब साइनोवैक भी खत्म हो गया। साइनोवैक भी, हाँ, साइनोवैक का स्टॉक भी आया था, जो चाइना से ही आया था, और वो भी मैंने जब लगवाई है तो उस वक्त साइनोफॉर्म लग रही थी। लेकिन साइनोवैक का भी अब हमारे कुछ कोलीग्स से बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि साइनोवैक भी अब नहीं है, अब एक्स्ट्राजेनेका लग रही है ज्यादा लोगों को ना। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके सेकंड डोज के और फर्स्ट डोज के दरमियान में ड्यूरेशन 84 डेज का है। लेकिन अगर ये सिंगल डोज वाली लग जाती है तो सबसे बेस्ट है। ये ना एक्सपो पे भी लग रही है, बट वहां पे मेंशन ये था कि अबव 70 को लग रही है, ये जो बस एक सिंगल डोज है ना कैंसाइनो जो है उसकी। मैम कल कल वो कह रहे थे कि 40 इयर्स तक लगनी है। कल सारे यंग स्टूडेंट थे तो कह रहे थे आज 40 से अब लगेगी। बच्चों मेरे साथ तो वैसे जिस वक्त मैं लगवा रही थी ना एक्सपो पे, तो तब मेरे साथ तो यूएमटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रही थी। कार्ड्स भी थे उनके पास, आईडी कार्ड्स भी थे, अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड्स भी थे। तो आप लोग ना जहाँ पे भी जाते हो ना, आपने एक तो सीएनआईसी लेकर जाना है, दूसरा आपने अपनी यूनिवर्सिटी का कार्ड लेके जाना है। आपने उनको मेंशन करना है कि आपके लिए अब ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप ऑन कैंपस क्लासेस नहीं ले सकते, ठीक है? पहले डेस्क पे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, आपने देखा होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर बीपी चेक होगा और फिर आपकी वो लगेगी ना वैक्सीन, ठीक है? तो और ये आप थोड़ा सा कर लो कि जिन लोगों ने अभी लगवानी है, आप लोग जब जैसे आप प्लान कर रहे हो कि आपने फॉर एग्जांपल फ्राइडे को लगवानी है, तो आप आज जैसे ट्यूसडे है तो आप डिस्प्रिन लेना शुरू कर दो। डिस्प्रिन ब्लड थिनर होती है। वैक्सीन का जो एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो क्लॉटिंग है,
ठीक है, और उसमें भी एक्स्ट्राजेनिका के साथ जो क्लॉटिंग का रेट है वो ज्यादा देखा गया है, साइनोफॉर्म और साइनोवैक के साथ इतना, उसके साथ इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप ना प्रोफाइलैक्टिकली डिस्प्रिन टैबलेट, आप जो डिस्पेंसिबल होती है ना वाटर में डाल के आप वो आप पी लो, ठीक है, 3-4 डेज आप उसको यूज कर लें और फिर जाके अपनी वैक्सीन लगवा लें। Okay, ji, today's our lecture is about hypertension. This is very important topic. Hypertension means increased blood pressure. What is the normal blood pressure? First of all, the normal blood pressure is 120 millimeter of mercury systolic and 80 millimeter of mercury diastolic. ठीक है, तो hypertension is a term used when there is increased blood pressure in the body. हाइपरटेंशन जो है उसको आप जब लेबल करते हो तो उसके लिए ये क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि व्हाट इज द ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज हाई नॉर्मल. हाई नॉर्मल इज बेसिकली अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल एंड दिस इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड प्री हाइपरटेंसिव. जिस तरह आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को जब डायग्नोज करते हो तो आप उसको प्री डायबिटिक पहले लेबल कर देते हो कि उसके आपको जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से रेस्ड मिल रहे होते हैं, लेकिन अभी वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं किए होते, जिसके बाद हम उसको लेबल कर देते हैं कि पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज. ठीक है, तो इसी तरह से ये एक लेवल होता है जिसको हम प्री हाइपरटेंसिव लेवल कहते हैं. तो हाइपरटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाइपरटेंशन क्यों जरूरी है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नाउअडेज इज सफर फ्रॉम दिस डिजीज एंड द ड्रॉबैक ऑफ दिस डिजीज इज दैट द पेशेंट्स आर अनडायग्नोज्ड एंड दैट्स व्हाई दे बिकम अनट्रीटेड. ठीक है, जब वो पेशेंट डायग्नोज नहीं होंगे तो वो ट्रीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन क्या करेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन से भी हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं बॉडी में, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट अफेक्ट्स करती हैं. नाउ why hypertension is undiagnosed and why it is untreated? because आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाने डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ठीक है, ना ही अपना कभी वो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं. तो आपको करना क्या होता है कि जब आपको फील हो कि जैसे पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, उसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी पे वो क्या होता है कि वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है. ठीक है, here it is very important to acknowledge that what is actually the blood pressure is. blood pressure क्या है? blood का वेसल वॉल के ऊपर प्रेशर जो वो अप्लाई करता है. अगर तो वेसल नैरो होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट की होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हुई होगी वेसल में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से फैट डेपोजिशन हुई होगी, वेसल का ल्यूमेन नैरो होगा. ठीक है, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज अब ये क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ऑन द वेसल वॉल. तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस. कार्डियक आउटपुट क्या है? बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ईच मिनट. पर मिनट हार्ट जितना आउटपुट निकालता है बाय इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में. अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड गया तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि वहां पे नेटवर्क ऑफ वेसल्स है. वेसल्स की जो वॉल है वो बेसिकली क्या करती है? रेजिस्टेंस करती है ब्लड के फ्लो में, एंड दैट इज बेसिकली द ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेसल वॉल. कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को आप किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हेन देयर इज systolic blood pressure is about less than 120 and diastolic is less than 80 millimeter of mercury. आप लोगों ने वैक्सीन सबने लगवाई हुई है? आप लोगों ने कार्ड हैं पास? फिर भी दूर दूर बैठ जाओ आप लोग. ठीक है, तो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर क्या है? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड डायस्टोलिक इज लेस देन 80. व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? अब यहाँ पे सिर्फ ये कह के आपने वाइवा में अपने आंसर को करेक्ट नहीं फील करना कि आपने 120/80 बता दिया तो इसका मतलब है कि वो आंसर आपका जो है वो करेक्ट होगा. अब 120/80 मींस कि 10 में से आपको 5 समय मिल जाएंगे. देयर इज अ रेंज प्रेजेंट. नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की क्या होती है? फ्रॉम 120 to 129 एंड डायस्टोलिक की 80 to 84. ठीक है, लेस देन 80 to 84. and what is high normal or upper limit of the normal blood pressure? It is 130 to 139 systolic and 85 to 89 diastolic. इसीलिए हाइपरटेंशन को हम पेशेंट को कब लेबल करते हैं? when there is sustained blood pressure of about 140/90 millimeter of mercury at 2 separate occasions.
ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया, आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया, वो 140/90 था और आपने उसको लेबल कर दिया कि ही इज हैविंग हाइपरटेंशन। आपने उसका 2-3 डिफरेंट ओकेजन्स पे, 2-3 डिफरेंट सेपरेट ओकेजन्स पे 4-4 घंटे के गैप से आप उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लें, या आपके पास वो पेशेंट जो है वो डेली आ रहा है अपने बीपी के चेकअप के लिए, आप जब उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसका 140/90 होता है, इसका मतलब है कि पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन, कि अब उसका सस्टेन्ड इंक्रीज ब्लड प्रेशर है एंड दैट इज बिकम 140/90। ठीक है, जब तक ब्लड प्रेशर बिलो 140 सिस्टोलिक रहता है, बिलो 90 डायस्टोलिक रहता है, पेशेंट को आप कभी भी डायग्नोज नहीं करते कि वो हाइपरटेंसिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल क्या है, हाई नॉर्मल क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्री हाइपरटेंसिव। Now this is the classification of hypertension: grade 1 which is mild hypertension, grade 2 moderate, and grade 3 severe. Grade 1 hypertension is basically when the systolic blood pressure is 140 till 159 millimeter of mercury and diastolic is 90 to 99। ठीक है, अब यहाँ पे 160 और 100 अगर हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन डेवलप कर लेगा, मॉडरेट हाइपरटेंशन में चला जाएगा, दैट इज सिस्टोलिक जिसमें 160 to 179 है, डायस्टोलिक 100 to 109। One hypertension is severe hypertension. It is also called malignant hypertension when systolic blood pressure is more than 180 and diastolic is more than 110। ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर लेना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, इट इज अ रेंज 120/129 सिस्टोलिक एंड 80 to 84 diastolic। ठीक है, what is hypertension? It is a sustained increased blood pressure at two separate occasions। ठीक है, जब आपके पास पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करने पे 140/90 और अबव आता है, फिर आप उसको फर्दर क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो कि आइदर उसको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। ठीक है, now why hypertension is very important, because this is very commonest disease nowadays and this disease is sometimes undiagnosed रह जाती है। पेशेंट कभी अपना बीपी चेक करवाते ही नहीं है। हमारे घर में हमारी मदर्स होती हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, समटाइम्स हम उन्हें देख रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुए हुए हैं और बहुत ज्यादा फ्लश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो है रेडिश अपीयरेंस हो जाती है उनके फेस की, और उनको हम फील कर रहे होते हैं कि माइट पॉसिबल इनका जो है ब्लड प्रेशर रेज हो जाए, लेकिन बहुत कम हम चेक करते हैं या पेशेंट जाकर खुद डॉक्टर को चेक करवाता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो अनडायग्नोज रह जाती है, अनट्रीटेड रह जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो जाती है, हार्ट पे कार्डियक फेलियर तक पेशेंट चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज हो जाती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि पेशेंट को सडन स्ट्रोक डेवलप हो गया। एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया कि उसको जो है हेमी पैरालिसिस हो गया, राइट साइड उसकी पूरी जो है वो पैरालाइज हो गई, लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई। उसका क्या मतलब है कि पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव था, उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं थी और इससे स्ट्रोक हो गया। और स्ट्रोक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक हेमरेजिक होता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है वो लीक कर जाती है, ठीक है, हेमरेजेस डेवलप हो जाते हैं, और एक होता है इन्फाक्टेड स्ट्रोक जिसमें इन्फाक्शन डेवलप हो जाता है, वहां पे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और वो उतना एरिया ब्रेन का जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो hypertension is a very commonest problem nowadays. It is a leading cause of global burden of disease. Approximately 1 billion people affected. ठीक है, ischemic heart disease and stroke are the world's biggest killers, accounting for a combined 15 million deaths in 2016. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी जब आप देते हैं, ब्लड प्रेशर की जब आप ड्रग्स देते हैं, तो वो इनडायरेक्टली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से भी सेव करती हैं पेशेंट को और अदर डिजीजेस से भी सेव करती हैं। ठीक है, now what are the different types of hypertension? There are 2 important types of hypertension. First is primary or essential hypertension. Primary hypertension is that type of hypertension which is having no specific cause, idiopathic। ठीक है, जिसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती, बट उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ह्यूमोरल फैक्टर्स हैं, फीटल फैक्टर्स हैं। फीटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी को जब अगर मदर ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंसिव है और बेबी को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, तो जब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है तो वो बेबी जो IUGR पैदा होता है उसमें ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं कि लेटर ऑन इन लेटर लाइफ फ्यूचर में वो क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाता है, बिकॉज उसमें अब ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है जो कि उसको इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही हो गई थी।
ठीक है। तो ये अब एक ऐसी कॉज है, ये एक फैक्टर है कि जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में उसकी मदर को था, उसके मदर को हाइपरटेंशन थी, और प्लेसेंटा जो कि एक ऑर्गन है जो प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई करता है, नरिशमेंट करता है बेबी की, उस प्लेसेंटा की जो वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो बेबी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई, जिसकी वजह से बेबी आईयूजीआर हो गई। तो फीटल फैक्टर्स है एसेंशियल हाइपरटेंशन की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो फैमिलीज जो सेम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सपोज हैं, ठीक है, उन फैमिलीज में हाइपरटेंशन रन करती है। जैसे अगर मदर और फादर को है तो आगे ऑफस्प्रिंग्स को भी हाइपरटेंशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि जीन्स जेनेटिक बेसिस है, जीन्स ऐसे डेवलप हुए हैं कि जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड जब ऑफस्प्रिंग्स में वो ट्रांसफर हुए तो पेशेंट ऑफस्प्रिंग्स जो है वो भी हाइपरटेंसिव हुए, ठीक है। ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स क्या है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको पता है जब पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन, जो क्या करते हैं हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उससे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। Insulin resistance and some metabolic syndromes are also cause this essential hypertension. So essential hypertension is basically the primary hypertension, and this is very important to acknowledge that 90 to 95% individuals are suffer from this type of hypertension. आपने देखा होगा कि उनमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती। कॉजेज जो है वो आगे मैं आपको बताती हूँ जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आती हैं। कॉजेज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है। बहुत कम आपने सुना होगा कि किसी को किडनीज का प्रॉब्लम है, किडनीज की आर्टरीज नैरो हुई हुई है और उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन, ऐसे नहीं होता। हमारी पॉपुलेशन में 90 to 95% जो लोग हैं वो इस तरह की जो एसेंशियल हाइपरटेंशन उससे सफर कर रहे होते हैं। Now, what is secondary hypertension? It is a consequence of a specific disease or abnormality leading to sodium retention or peripheral vasoconstriction. Now, that factors which causes retention of sodium and water in the body can lead to this type of hypertension, like hyperaldosteronism. Aldosterone क्या करता है बॉडी में? रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम करवाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब हमारी किडनी का एक्टिवेट हो जाता है तो उसका भी क्या एट द एंड क्या उसका होता है इफेक्ट बॉडी पे? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। इसी तरह से अगर हमारी रीनल आर्टरी स्टेनोज्ड है, ठीक है, फ्लो कम है, जब फ्लो कम है तो ब्लड सप्लाई हमारी किडनीज की कम है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सक्रीशन भी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, अगेन रिटेंशन हो जाएगा। वन ऑफ द सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम, जिसमें एड्रिनल मेडुला का उन सेल्स का ये होता है सिंड्रोम, उन सेल्स में ट्यूमर डेवलप हो जाता है जो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम इज अनदर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट syndrome that causes hypertension because in Cushing syndrome जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल वो उसका लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द कॉजेज। या फिर पेशेंट जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया किस तरह करती है हाइपरटेंशन? उससे वेसल्स में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फैट डेपोजिशन, नैरोइंग ऑफ द वेसल्स एंड दैट कैन लीड टू hypertension, ठीक है। Another important cause is coarctation of aorta. This is coarctation of aorta, जिसमें इस तरह से constriction हुई होती है aorta की। अब अगर इतनी बड़ी वेसल, और ये वो मेन वेसल है, this is arch of aorta, this is the main vessel, जिसने जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस वेसल ने क्या करना है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। अगर इसी में constriction होगी तो क्या होगा, प्रेशर रेज हो जाएंगे, ठीक है। तो these are all the causes of secondary hypertension. Secondary hypertension is basically a hypertension with some specific causes. Now, essential hypertension में genetic factors tends to run in families by shared environmental influences. Fetal factors, low birth weight may be due to fetal adaptation to intrauterine undernutrition with long-term changes in blood vessels structures. Environmental factors, obesity is the main factor, ठीक है। Fatty people जो होते हैं उनमें high blood pressures होते हैं, then thin people. Alcohol intake having close relationship with the हाइपरटेंशन। सोडियम इनटेक, अगर कोई पेशेंट जो है वो इंडिविजुअल ज्यादा सॉल्ट इनटेक करता है तो सॉल्ट से क्या होगा, वाटर इनटेक ज्यादा हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर जब आप ज्यादा लेना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इंट्रावास्कुलर डिपार्टमेंट, जो हमारा इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट है, उसमें हमारा फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज्यादा हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जब इतना ज्यादा हार्ट में जाएगा तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इस तरह से हमारे प्रेशर्स रेज्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं, ब्लड प्रेशर्स करते हैं, ठीक है। जब पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट होता है तो क्या हो जाता है, उसके प्रेशर रेज्ड हो जाते हैं।
ठीक है। some humoral factors like autonomic nervous system, baroreceptor reflexes, renin-angiotensin system। अब ये जो सारे systems है natriuretic peptide है, ये मैंने आपको डायूरेटिक्स में भी पढ़ाए थे। बेसिकली हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करने को कहते हैं। एंड दीज ऑल मैकेनिज्म्स आर बेसिकली मेंटेन्ड ऑन होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। कौन से मैकेनिज्म? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं? प्रेशर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारी बॉडी में जो कैरोटिड आर्च पे और एओर्टिक आर्च पे होते हैं, यही जो एओर्टा अभी दिखा है इसकी आर्च पे, इसी तरह कीमोरिसेप्टर्स होती हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा? वो फ्लो को बढ़ा देंगे, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हम जो एक्सहेल करेंगे फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आल्सो किडनी से एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। इसी तरह ये जो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स हैं, ये सारे बेसिकली होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ये मैकेनिज्म जो होते हैं ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स, ये भी क्या कर देते हैं? प्रेशर्स को रेज कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, रिड्यूस लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कम हो जाते हैं, these lipoproteins are basically the helpful one, ठीक है, बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए वो कौन से होते हैं? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड आल्सो ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो अगर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज जो है वो समटाइम्स प्रेजेंट करती है विद हाइपरटेंशन, कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन? सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कुछ कॉजेज मैंने आपको बता दी हैं। वन ऑफ द कॉजेज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, पेरेन्काइमल रीनल डिजीज, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ठीक है। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सम ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? बॉडी में ओबेसिटी कर देती हैं। आपने अगर देखा हो कभी किसी की हिस्ट्री ली हो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में, तो वो पेशेंट्स जो बहुत लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है, इनमें सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप हो जाती है व्हिच कैन लीड टू हाइपरटेंशन। आल्सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मैंने आपको बताए थे जब मैंने आपको मेल हार्मोन्स पढ़ाए थे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो स्टेरॉइड्स होते हैं कि जो एथलीट्स और क्रिकेटर्स लेते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? प्रेशर्स को रेज कर देते हैं। ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इससे भी हाइपरटेंशन हो जाती है। पॉलीसाइटिक डिजीज क्या? पॉलीसाइटिक किडनी डिजीज। हामिद महमूद अली, आप क्या कह रहे हैं? मैम पॉलीसाइटिक किडनी डिजीज क्या? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये है ना बच्चे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज व्हेन देयर आर सिस्ट फॉर्मेशन इन द किडनीज, जिस तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, ठीक है। किडनीज की पेरेन्काइमल डिजीजेस हो, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो। आपको पता है किडनीज जो होती हैं, किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। हमारे कार्डियक आउटपुट का जो 60% है वो किडनी में जाता है और वहां से क्या होना होता है? एक्सक्रीशन होनी होती है, ठीक है। तो these diseases basically lead to hypertension because वहां पे जब फ्लो कम हो जाएगा ड्यू टू these diseases, तो पेशेंट में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है किडनी का कम हो जाएगा और रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेंसाइल जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आल्सो कॉजेस हाइपरटेंशन, ठीक है। इसी तरह सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपको पता है कि ये फाइट एंड फ्राइट में एक्टिवेट होता है। पेशेंट जो है बहुत ज्यादा जिस वक्त वो हुआ होता है, टेंस्ड होता है या बहुत ज्यादा एकदम टेरर होता है या बहुत डर जाता है, ठीक है, तो उसमें जो इफेक्ट्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन के, वन ऑफ द इफेक्ट इज वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके अलावा कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जो मैंने भी आपको बताई है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, दिस कंडीशन इज बेसिकली प्रेजेंट इन अ पेशेंट। ये कंडीशन जो होती है ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आपको मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, तो उस वक्त जो डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप था, क्लेफ्ट पैलेट था,
ठीक है। तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट में से एक जो है ये कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है एंड दिस इज द मेजर और लीडिंग कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। इसी तरह से व्हाट इज प्रीक्लैम्शिया? प्रीक्लैम्शिया इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रीक्लैम्शिया क्या होता है? प्रेगनेंसी में जब 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाए इन प्रेगनेंसी, तो दैट इज कॉल्ड प्रीक्लैम्शिया। अभी हम प्रेगनेंसी के साथ भी पढ़ेंगे हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होती है वो 3 तरह की होती है। या तो पेशेंट के अंदर बिफोर प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन थी, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग और क्रॉनिक हाइपरटेंशन, या पेशेंट को जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज स्टिल 12 वीक्स। आपको पता है 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में 12 वीक्स के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर से जो ब्लड प्रेशर जब रेज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। बट जब 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर रेज होता है तो हम उसे कहते हैं प्रीक्लैम्शिया, बिकॉज नाउ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है प्रेगनेंसी में फिर 16 टू 20 वीक्स में होती है। प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स अब प्रीक्लैम्शिया में क्या कर होती हैं? नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी लेटर ऑन जो है वो IUGR हो जाता है। तो प्रीक्लैम्शिया इज अ वेरी सिवियर कंडीशन इन प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को जो है हम प्रीक्लैम्शिया कहते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज डेवलप्ड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। नाउ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कुछ और कॉजेज भी हैं। फॉर एग्जांपल फियोक्रोमोसाइटोमा, वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स जब रिलीज होंगे, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट जब होता है तो ये रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? वेजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं बॉडी में। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन हो रही होती है। कोन सिंड्रोम में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन ज्यादा बन रहा होता है जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होती है। इसी तरह हमारी अगर आप देखें तो डिफरेंट एंडोक्राइनल डिजीजेस हैं, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, एक्रोमेगैली, प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, congenital adrenal hyperplasia, these are all the causes of hypertension। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की ये सब कॉजेज हैं। ठीक है। बट जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, मैंने आपको बता दी है। मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, ये तो सबको पता है ना। ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मैंने आपको अभी बताई है। कार्डियक आउटपुट क्या है? पर मिनट आउटपुट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अगर आप सिंपल वर्ड्स में ले लें तो। ठीक है। वो जब ब्लड गया हमारी पेरिफेरल वेसल्स में, वहां पे उसको जो रेजिस्टेंस मिली दैट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ब्लड प्रेशर क्या है? बेसिकली जितना ब्लड इजेक्ट हुआ फ्रॉम द हार्ट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर बेसिकली है ही ये, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेसल वॉल। अगर डायलेटेड वेसल होगी, खुली वेसल होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, जब वेसल नैरो होगी तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा वॉल पे। हम डिटेक्ट इस तरह करते हैं, जब यहाँ पे हम बीपी कफ लगाते हैं और हम लेते हैं आर्टरी से, हम प्रेशर ही देख रहे होते हैं वेसल वॉल का। आप खुद देखें, जब आप हार्ट रेट यहाँ से पल्स देखते हैं तो वो क्या देख रहे होते हैं? आप ब्लड का प्रेशर, हार्ट रेट आप यहाँ से जो देख रहे होते हैं वो आप किस तरह से देख रहे होते हैं कि जितना प्रेशर आपके फिंगर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। Mechanism of hypertension, intravascular volume. Sodium is predominantly an extracellular ion, primary determinant of extracellular fluid volume. When NaCl intake exceeds the capacity of kidney to excrete sodium. अब आपको पता है कि बॉडी में अगर सोडियम क्लोराइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, हमारी किडनीज की एक्सक्रीटरी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? उसकी डिटेंशन हो जाएगी बॉडी में। ठीक है। वेस्कुलर वॉल्यूम इनिशियली एक्सपैंड्स एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है। This is one of the mechanism of hypertension. Now, how autonomic nervous system cause hypertension? Homeostasis is a term used. It is basically the normal balance maintained in the body via pressure, volume और chemoreceptor signals. Adrenergic reflexes होते हैं, short term effects करते हैं, और adrenergic function एक concerned with hormonal and volume related factors long term. Autonomic nervous system हमारी बॉडी को मेंटेन करता है via sympathetic, parasympathetic nervous system। और बाकी के मैकेनिज्म्स में कौन से मैकेनिज्म्स आते हैं? यही कीमोरिसेप्टर्स हैं, बैरोरिसेप्टर्स हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है हमारी बॉडी में। इसके अलावा नेट्री पेप्टिक वो है एट्रियल नेट्री क्या है?
नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है? जब हमारी एट्रिया जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से एक्सपैंड करती हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन जब रिलीज होता है नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड तो ये एक्सक्रीट करवाता है सोडियम और वाटर को फ्रॉम द बॉडी। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ऑपोजिट जो है वो रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है बॉडी में कि अगर तो बॉडी में वॉल्यूम डिक्रीज है या प्रेशर डिक्रीज है तो वो क्या करवाता है? वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाता है। ठीक है, okay, now this is another mechanism of hypertension, renin-angiotensin system. Angiotensinogen जो है it is converted into angiotensin 1 in the presence of renin, और angiotensin 1 जो है angiotensin 2 में convert होता है in the lungs, ठीक है, in the presence of angiotensin converting enzyme। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये किस तरह से करवाता है हाइपरटेंशन? इसका जो मेन फंक्शन होता है, एक तो ये एल्डोस्टेरोन को एक्सक्रीट करवाता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। दूसरा, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये बॉडी में वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, तो बाय दीज टू मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन? दीज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट एक क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, उसको बहुत लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन रही और वो अनकंट्रोल्ड रही। अगर तो आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखते हो विद द मेडिसिन, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज जो आप पेशेंट को कहते हो, इसी तरह से जैसे आप हाइपरटेंशन में आप पेशेंट को कहते हो कि आपने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इनटेक नहीं करना, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को कम करना है, तो तब तो पेशेंट की हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगी। लेकिन अगर एक चीज अनकंट्रोल रहती है तो उससे क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। अब आर्टरीज में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है? एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेसेस होते हैं, एनोरिज्म्स डेवलप हो जाते हैं। एनोरिज्म्स क्या होते हैं? डायलिटेशन ऑफ अ वेसल वॉल। एनोरिज्म इज बेसिकली अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसमें होता क्या है कि जब कोई वेसल से स्ट्रेट आ रही है और कहीं से डायलेट हो गई है, तो इसका मतलब है जो वहां पे एनोरिज्म बना है वहां पे उसकी वेसल वॉल थिन हो गई है, और उस जो एनोरिज्म वाली कंडीशन है उसमें रप्चर के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो एनोरिज्म एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट में हैमरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक टाइप होती है एनोरिज्म की जिसको कहते हैं बेरी एनोरिज्म, वो मैं भी आपको बताऊंगी। उससे सबएराकिनॉइड हैमरेजेस हो जाते हैं, ब्रेन की वेसल्स में वो एनोरिज्म्स बन जाते हैं और उससे क्या होता है? सबएराकिनॉइड हैमरेजेस हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ this hypertension on blood vessels are atherosclerosis, aneurysms and aortic dissections. किडनीज में क्या इफेक्ट होते हैं हाइपरटेंशन के? हेमाचूरिया, क्या होगा? किडनीज की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी इतने हाई प्रेशर्स की वजह से। ठीक है, किडनीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन करती क्या है? जो हमारी बॉडी की एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसको वो एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती। बट जब डैमेज हो जाएगा किडनी में, पैरेन्काइमल डिजीज हो गई है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन से जब बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, तो हम जब यूरिन एनालिसिस करवाएंगे पेशेंट का, तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन आ रही होगी यूरिन में, हेमाचूरिया होगा, ब्लड सेल्स आ रहे होंगे। ठीक है, यूरीमिया होगा। यूरीमिया इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन इन द ब्लड, मींस कि किडनी की एक्सक्रीटरी पावर डिस्टर्ब्ड है, और उसमें अब किडनी जो हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, जिसको उसको एक्सक्रीट आउट करना चाहिए नॉर्मली, वो नहीं कर रहा, तो बॉडी में यूरीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हार्ट पे इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? पल्मोनरी एडीमा। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन हार्ट। ब्रेन पे हेमरेजिक और इन्फार्क्टेड स्ट्रोक हो जाते हैं, सीजर्स डेवलप हो जाते हैं, फिट्स जो पड़ते हैं, और वेस्कुलर डिमेंशिया, जहां पे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इफेक्ट हो जाएंगी, वहां पे क्या होगा? डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी उस एरिया में जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। आईज में जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस में हेमरेजेस हो जाते हैं, बिल्कुल स्मॉल हेमरेजेस हो जाते हैं रेटिना के ब्लड वेसल्स में, वहां पे समटाइम्स एक्सुडेट्स बन जाते हैं, वेसल लीक आउट कर जाती है और जो उसका प्रोटीन कंटेंट होता है वो बाहर निकल आता है। एवी निपिंग हो जाती है। एवी निपिंग क्या होती है? आर्टरी के ऊपर से जब वेन पास करती है तो जिस जगह पे वो क्रॉस बनता है, जहां पे वो प्रेशर अप्लाई करती है, वहां पे क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाती है। एंड द फोर्थ थिंग इज पेपिलोएडिमा। जो ऑप्टिक डिस्क है, दिस इज ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो है यहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल रेटिना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुए हैं? ये हेमरेजेस डेवलप हुए हैं
ये व्हाइट से कॉटन वूल एक्सुडेट्स डेवलप हुए हैं जो वेसल से लीक आउट कर जाते हैं, प्रोटीन कंटेंट जो बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो एडिमेटस हो जाती है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक हो गया? ओके। ब्लड में जब आप लेवल्स करवाते हो ना, किडनी सब आपकी फंक्शन ही कर रही प्रॉपर्ली, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई है उसमें, एक्सक्रीटरी पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैम जी जी, एवी निपिंग को रिपीट कर दें। सॉरी एवी निपिंग को रिपीट कर दें। बच्चे, एवी निपिंग ये है, आपको मैं इस डायग्राम से बताती हूँ। एवी निपिंग में जिस तरह से अब ये डायग्राम है, ये आर्टरी अगर आप कंसीडर करो, जिसके ऊपर से अगर कोई वेन क्रॉस कर जाए, तो जहां पे वो क्रॉस करके जिस पॉइंट पे वो जो है वो इन कांटेक्ट आएगी आर्टरी विद वेन, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है, प्रेस होके आर्टरी वेन के ऊपर, वहां पे क्या करती है, ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर देती है। ये एवी निपिंग जो होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा आप समझ लो कॉमन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है रेटिना का वो अफेक्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे ये हेमरेजेस, आपको रेड रेड जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, हेमरेजेस डेवलप हो जाते हैं। और ये जो व्हाइटिश स्पॉट्स हैं, इनको हम कहते हैं कॉटन वूल एक्सुडेट्स। ये वेसल्स के जस्ट बाहर जिस तरह से लीक आउट कर जाती हैं वेसल्स, प्रेशर रेज्ड होने की वजह से, तो एक्सुडेट्स हमेशा हम टर्म यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ट्रांसुडेट में कम होता है प्रोटीन कंटेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। और ये दिस इज द फंडस ऑफ द आई, रेटिना, आई रेटिना है, ठीक है। ये ऑप्टिक डिस्क है। यहाँ पे देखो तो नॉर्मल इतनी ज्यादा एडिमेटस नहीं है, ये नॉर्मल वो है साइज ऑप्टिक डिस्क का, एंड दिस इज द एडिमेटस ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, इस तरह से लिपिड डेपोजिशन हो जाती है और नैरोइंग ऑफ द आर्टरी हो जाती है। इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, फॉलेज हो जाता है पेशेंट को, या वो हेमरेजिक होगा या वो इन्फार्क्टेड होगा। सबअरेक्नोइड रप्चर हो जाते हैं, बेरी एनोरिज्म्स। बेरी एनोरिज्म्स क्या होते हैं, दिस इज बेसिकली द सबअरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। ये क्या है, सबअरेक्नोइड स्पेस है। यहाँ पे इस तरह से एनोरिज्म्स डेवलप हो जाते हैं वेसल्स में, और पूरा ये जो सबअरेक्नोइड स्पेस है, यहाँ पे सबअरेक्नोइड हेमरेज हो जाता है जब ये रप्चर हो जाते हैं बेरी एनोरिज्म्स, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अलावा इसकी कोई और कॉज हो सकती है? बच्चे वैसे तो इंक्रीज प्रेशर्स ही होते हैं, और क्या कॉज हो सकती है? ओके जी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबअरेक्नोइड हेमरेज की जो है वो रप्चर ब्रेन एनोरिज्म्स ही है मोस्ट कॉमन कॉज। और इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स हैं, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसियाज है, मींस के जो ब्लड वेसल्स में मस्कुलर लेयर है, फाइब्रस टिश्यूज हैं, अगर उसमें डैमेज होता है तो तब भी यही होगा ना कि रप्चर हो जाएगा वहां पे। वेसल वॉल, आपको पता है जो ब्लड वेसल्स हैं, स्पेसिफिकली जो आर्टरीज हैं, उनकी जो आउटर लेयर है वो बहुत ज्यादा, अभी समझो जो 3 लेयर्स है, इंटिमा है, मीडिया है, एडवेंटिशिया है, ठीक है। वो क्या करती है, आर्टरी में इतने फ्लो के साथ ब्लड जाता है, और उसकी जो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जो उसकी बनी हुई है आउटलाइन बनी हुई है, वो काफी ज्यादा वो बनी हुई है। आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर लाइनिंग है उसकी, ठीक है। अगर वहां पे कोई इस तरह के डिस्प्लेजियाज होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजियाज, मींस के वहां पे अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, यहाँ वहां पे जो है वो आउटलाइन जो है उस वो डेफिशिएंट है किसी वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रप्चर हो सकते हैं, ठीक है। या प्रेशर रेस्ट, तो आपको पता है ये सबसे पहले यही लिखा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर्स, ठीक हो गया। ओके जी, these are the complications of hypertension on the eye. Now the complications of hypertension on heart, coronary artery diseases, very high incidence, increased load on the heart. अब होता क्या है, जब प्रेशर रेज्ड हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो इतना ज्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आएगा, तो हार्ट की क्या होगी, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाएगी, फोर्सफुल एपिक स्पीड हो जाएगी,
और फोर्थ हार्ट साउंड डेवलप हो जाएगी। हार्ट साउंड आपको पता है S1 और S2 सिर्फ 2 ही हार्ट साउंड्स होती हैं, अदरवाइज हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड जो कि मर्मर्स होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब बहुत ज्यादा काम करके, आपको पता है जब भी किसी भी ऑर्गन का बॉडी में वर्कलोड बढ़ता है तो क्या होता है, वो ऑर्गन हाइपरट्रॉफीड हो जाता है। आप एक एक्सरसाइज अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाइसेप्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब वो इतने प्रेशर्स को, इतने वॉल्यूम को टैकल कर रहा होगा तो उसमें हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाएगी। और लेटर ऑन क्या होता है, जब सिवियर हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एक तो नॉर्मल क्वालिटी और एक आप समझो कॉन्ट्रैक्टाइल, एक होती है ना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, जो एट्रिया की भी होती है, वेंट्रिकल की भी होती है। फिब्रिलेशन इज अ टर्म यूज कि जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ऐसे फड़फड़ा रहा होता है वो जो चैम्बर है हार्ट का, उसकी प्रॉपर जो एक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है ना, वो लॉस हो जाती है। दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा इन सिवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स क्या है, इंपेयर रीनल फंक्शन, देयरफॉर सोडियम रिटेंशन। आप देखो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन का जो मेन पैथोलॉजी है ना, एक तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर है और दूसरा वेजोकंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये उसी के ही सारे कॉजेज हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन हमने कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में देखी है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से देखी है, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया एथेरोस्क्लेरोसिस में देखी है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन जब होती है तो वो यही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से हो जाएगी। किडनी का जब एक्सक्रीटरी फंक्शन खराब हो गया, ठीक है, पेशेंट में जो है उसका इंटेक ज्यादा था सोडियम एंड वाटर का, तो अल्टीमेटली पैथोलॉजीज ये दो ही हैं। ठीक है, और कॉजेज इसके काफी सारे हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन किडनीज, major risk factor for renal injury and end-stage renal disease, atherosclerosis, hypertension-related vascular lesions, ischemic changes in glomerular and post-glomerular structures. Basically करता क्या है, हाइपरटेंशन किडनीज की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देता है, उसमें वैस्कुलर इंजरीज आ जाती हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह से दिस लीड्स टू रिड्यूस जीएफआर, फाइनली रिडक्शन इन सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो अगेन वही विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया और रिटेंशन स्टार्ट हो गई। फिर प्रोटीन यूरिया हो जाता है जब प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज हो जाता है, मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स जो है वो यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन? दिस इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन व्हेन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 120 millimeter of mercury, and it causes microvascular damage with necrosis in the walls of small arteries and arterioles. ठीक है, इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस करता है, डायग्नोज बाय रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड ऑर्गन डैमेज, रेटिनोपैथी ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। डायग्नोज आप कैसे करते हो? अगर आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेजते हो और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बताता है कि आप पेशेंट को जो है वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, रेटिना को इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है तो उसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 रेटिनोपैथीज डेवलप हो गई है, कि इसका मतलब है कि पेशेंट जो है अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं और ग्रेड 3 ग्रेड 4 लेवल की हो गई है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना और इसको सबसे पहले डायग्नोज करना, ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन में क्या होता है कि पेशेंट्स अपनी जो मेडिसिन है वो कम्प्लीटली वो बहुत नहीं ले रहे होते, कंप्लायंट नहीं होते विद द मेडिसिन। ठीक है, तो अगर आप वो मेडिसिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, वेस्कुलर डैमेज, रेटिनोपैथीज, ठीक, इसी तरह से हार्ट फेलियर्स। ठीक है, एक्सरेज करवाओगे आप इस तरह के पेशेंट्स का तो हार्ट उनका बड़ा होगा, कार्डियोमेगालीज हुई होंगी, क्यों? क्योंकि हार्ट अब हाइपरट्रॉफिड हो गया। ठीक है, ओवरवर्क कर करके। ठीक हो गया, हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथीज डेवलप हो जाती हैं। अब आपने इन्वेस्टिगेशंस कैसे करवानी है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप सबसे पहले बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करवा लेते थे, इसी तरह से हम कार्डियक इश्यूज के साथ ईसीजी इज अ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप एक्सरेज करवा लेते हैं, इसी तरह करवाते हो। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे डिफरेंट है। यहाँ पे जब आपने हाइपरटेंशन को देखना है तो सबसे पहले आपने यूरिन एनालिसिस करवाना है। यूरिन एनालिसिस, यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करवाना है? बिकॉज द मेन लीडिंग कॉज इज किडनी में अगर कोई भी इशू है तो। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज में सबसे पहला कॉज ही वो है। तो आपने यूरिन एनालिसिस में सबसे पहले आप देखें कि यूरिन में ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहे, प्रोटीन कंटेंट तो नहीं आ रहा, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा। ग्लूकोज ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो अलॉन्ग विद डायबिटीज प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, डायबिटीज भी उसको साइमल्टेनियसली चल रही हो। ब्लड में आपने यूरिया करवाना, इलेक्ट्रोलाइट, क्रेटिनिन। अब आप ब्लड में यूरीमिया देखना चाह रहे हो कि पेशेंट की किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से अब रिटेंशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स ब्लड में तो नहीं हो रहे। क्रेटिनिन का एक नॉर्मल रेंज होती है, आई थिंक वो 0.3 से 1 तक होती है। अगर 1 से अबव है तो क्या होगा, पेशेंट को
क्रेटिनिन का लेवल ज्यादा है और इसका मतलब है कि किडनी फंक्शन नहीं करे। क्रेटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है किडनी के फंक्शन को डायग्नोस करने के लिए। ब्लड शुगर्स करवाते हो आप, HDL कोलेस्ट्रॉल करवाते हो, पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल करवा लें आप सारा, ठीक है। ECG वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। ECG आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि अब आपने ये देखना है कि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस तो डेवलप नहीं होगी, ठीक है। चेस्ट एक्सरेज कार्डियोमेगाली देखने के लिए, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के लिए, एकोकार्डियोग्राफी आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए देखते हो, रीनल अल्ट्रासाउंड आप करवा लेते हो, ठीक हो गया। रीनल एंजियोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोग्राफी आपको पता है गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, किसी भी जगह की हमने नार्विंग ब्लॉकेज देखनी है तो एंजियोग्राफी आप करवाते हो रीनल वेसल्स की, ठीक है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को देखने के लिए यूरिनरी कैटेकोलामीन्स देख लेते हो, फियोक्रोमोसाइटोमा देखने के लिए कि कैटेकोलामीन्स जो है वो ज्यादा रिलीज तो नहीं हो रहे, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट में वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है। यूरिनरी कॉर्टिसोल भी करवा लेते हैं इन ऑर्डर टू सी द कुशिंग सिंड्रोम। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाया जाता है कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बन रहा है कोलेस्ट्रॉल तो डेक्सामेथासोन देके देखा जाता है कि अगर तो वो सप्रेस हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ट्यूमर में क्या होता है, सप्रेशन नहीं होती कॉर्टिसोल की, ठीक हो गया। जी जी किडनी की इस तरह हाँ हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। वैसे तो जो किडनी की पैरेन्काइमल डिजीजेस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है, जो पायलोनेफ्राइटिस वगैरह डिजीजेस है ना, ये अगर एंड किडनी फेलियर में जा रहा है तो किडनी जो है ना कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ होगा। जो होता है ना किडनी की डायलेटेशन या किडनी का साइज बड़ा होना, वो तब होता है जब आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो और वहां पे यूरिन रिटेन हो और रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस जो हो जाता है, उसकी वजह से साइज बड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट को कंप्लीटली असेस करना है कि वो हाइपरटेंसिव है भी या नहीं, उसको आप हॉस्पिटलाइज कर लें, शॉर्ट स्टे पे अपने पास रख लें, 4 आवर्ली आप उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। जब वो डायग्नोज हो जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बतानी होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको पता है, आप एक्सरसाइज एडवाइस करोगे, लो फैट डाइट कहोगे उसको, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल, इसके अलावा आप उसको सॉल्ट और वाटर उसको जो है वो कम कर, सॉल्ट कम कर दोगे। आपका जो टारगेट है ना वो 140/85 मिलीमीटर मर्करी है उन पेशेंट्स में जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। हमारा आपके अंदर, आप यंग बच्चे हो, आप लोगों के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 to 80 है, 120 to 129 जो हमने एक रेंज बताई है। बट हाइपरटेंसिव लोग जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेसेस डेवलप हो चुके हैं, उनमें नार्विंग ऑफ द वेसल्स हो चुकी है, उसमें अब जो हमारा आइडियल ब्लड प्रेशर है जो हमने मेंटेन करना है दैट इज 140/85। इतने ब्लड प्रेशर पे भी हम पेशेंट को कहेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये उनके लिए जो कि हाइपरटेंसिव लोग हैं, ठीक है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हुई है। उनमें हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है कि अब उनको उनका ब्लड प्रेशर हमने 120/80 पे लाना है, वो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि उनमें अब इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुकी हैं वेसल्स की, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आप बॉडी वेट कम करवा लो, एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आप बता दें उन्हें, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स बता दें, और इस तरह से स्मोकिंग और ये जो अल्कोहल है वो क्विट कर दें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपने ड्रग थेरेपीज देनी होती हैं। अब इसमें जो ड्रग्स है ना वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हैं। दीज आर ऑल द ड्रग्स, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इन सब के आपको कम से कम नाम आने चाहिए, ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग कौन सी है, डायूरेटिक्स, रेनिन इनहिबिटर्स, वेसोडाइलेटर्स, दीज आर ऑल द ड्रग्स। और इनमें फर्दर अगर एक एक ड्रग भी आप कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। उनकी डोज कर ले, उसकी आप जो है वो यूज कर लें और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन एक एक कर लें, एक एक ड्रग। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे हाइपरटेंशन की ड्रग्स ये भी बता देता है कि अल्फा ब्लॉकर्स है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, ये पूरे एक पूरा ये बता देता है कि ड्रग्स की जो ग्रुप्स हैं, क्लासेस भी बता देते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको फर्दर इनमें से कुछ के नाम आते हैं तो दैट इज वेरी गुड। अब जैसे मिथाइल डोपा अगर आप कर लेते हो, सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, ठीक है, तो इसका क्या होगा कि दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी आल्सो। डायूरेटिक्स में से एक आप कर लो फ्रुसेमाइड कर लो, जो कि हम ये लेसिक्स जो होती है, लेसिक्स आपने सुना होगा, ये जो यूरिन के लिए दी जाती है, पेशाब आवर गोली होती है, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ से आप जो है वो स्पाइरोनोलेक्टोन कर लेते हो, तो एक एक ड्रग भी आप कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन है, मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉनिक और प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, ये उन पेशेंट्स में होती है जिनमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन है और वो प्रेग्नेंट हो गई। गेस्टेशन हाइपरटेंशन वो है जिसमें सेकंड ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन डेवलप हुई। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी is of about 9 months duration, उसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 months के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर वीक्स में देखा जाए तो 12 वीक्स होता है। 12 वीक्स के बाद जो हाइपरटेंशन डेवलप होती है दैट इज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। प्री-क्लैम्शिया और एक्लैम्शिया, दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ऑलवेज डेवलप्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्लेसेंटा डेवलप कर जाएगा। इसमें मेन कॉज ही प्लेसेंटा होता है, ठीक है। मिथाइल डोपा देते हैं आप प्रेगनेंसी में बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ऑन फीटस। नेफिडिपिन देते हैं, दिस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और लेबेटोलोल देते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स अगर आप उसमें से देख लेते हैं टेबल में से, तो ये वो ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। ये पूछी जा सकती है आपसे कि विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर सेफर इन प्रेगनेंसी। टारगेट ब्लड प्रेशर आपने प्रेगनेंसी में कितना रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन 150/100, ठीक है। पेशेंट हाइपरटेंसिव है, अब प्रेशर्स वैसे ही रेज्ड है, उसमें प्लेसेंटा कॉज है, वेसल्स प्लेसेंटा की नैरो हुई नहीं है, तो अब आपका इतना टारगेट होना चाहिए, लेस देन 150/100। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में आपने कितना रखना है, मोर देन 140/90, यानी कि 140/90 तक आपने मेंटेन करना है गेस्टेशन वाली में, इस वाली में, ठीक है, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हुई है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज प्री-क्लैम्शिया। प्री-क्लैम्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर दैट अगर्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। सबसे पहले प्री-क्लैम्शिया 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी के स्टार्ट होता है। होता क्या है, इसमें हाइपरटेंशन होती है, पेशेंट को एडिमा होता है। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज बहुत स्वेल की होती हैं, बहुत स्वेलिंग्स हुई होती हैं, उनमें प्रोटीन यूरिया भी होता है। फीटल एडिमा तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एडिमा जो है बहुत ज्यादा सीवियर टाइप होता है, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया भी होगा। प्री-क्लैम्शिया की 3 निशानियां हैं, हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन आ रहा होगा यूरिन में, और पेशेंट को एडिमा होगा। पेशेंट को आपने करना क्या है, एडमिट करके 4-4 दफा आपने डेली बीपी लेना है। 4 टाइम्स बीपी लेने का मकसद होता है 6 आवरली, 6 घंटे बाद। ब्लड टेस्ट आप उसके 2 to 3 वीक्स पे करवाओगे, वही यूरिन कंप्लीट करवाओ, हमने प्रोटीन यूरिया देखना है, ब्लड टेस्ट करवा लो। क्लोज फीटल मॉनिटरिंग करवानी है, बिकॉज इसमें फीटस जो है वो IUGR हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा में वैसे नैरो होती है, ब्लड सही तरह से जा नहीं रहा होता बेबी को, ठीक है। यही प्री-क्लैम्शिया अगर सिवियर हो जाए तो पेशेंट को झटके लगने लग जाते हैं, कन्वर्जन्स, फिट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम कह देंगे इक्लैम्शिया। यही चीज इक्लैम्शिया कब बनती है, जब सेम चीज कन्वर्जेंस के साथ प्रेजेंट करती है, पेशेंट को जब झटके लगे तो पेशेंट हो गया इक्लैम्शिया का पेशेंट। और यही इक्लैम्शिया अगर इतना सिवियर हो जाए कि पेशेंट को हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो जाए। हेल्प सिंड्रोम क्या है, H for hemolysis, EL elevated liver enzymes, LP low platelet count। हेल्प सिंड्रोम इज अ वेरी सिवियर कंडीशन। इसमें माँ इतनी ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है जो प्रेग्नेंट फीमेल है कि उसमें अब हेमोलिसिस, जगह जगह से ब्लीडिंग, हेमोलिसिस हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, प्लेटलेट काउंट उसका कम हो जाएगा, और लिवर फंक्शन जो उसके एंजाइम से ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी पेशेंट को आपने जिस भी लेवल पे है वो प्रेगनेंसी के डिलीवर करवा देना है, बिकॉज अब मदर को रिस्क ज्यादा है, मदर के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। ये वही चीज है जिसमें कहते हैं कि आप या माँ को बचा सकते हैं ये बच्चे को, मीन्स कि अब मदर अफेक्ट हो रही है तो आपने क्या करना होता है, बेबी को डिलीवर कर देना होता है, वो जिस भी लेवल ऑफ प्रेगनेंसी पे है। आपने ये नहीं देखना वो प्री मैच्योर है या नहीं है। हेल्प सिंड्रोम इज अ वेरी सिवियर कंडीशन। दूसरा ये कि फौरन से डिलीवर नहीं करना, उसको इंट्रावीनस दे दें आप, हाइड्रोलाजी, लेबेटोलोल जो आपने ओरल देनी थी अब आप उसको इंजेक्शन के फॉर्म में। मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है फिट्स में, झटके जब लगते हैं। प्रॉम्प्ट डिलीवरी जरूर करें, लेकिन आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर पे फॉरन डिलीवर नहीं करवा देना पेशेंट को। हाई ब्लड प्रेशर पे क्यों नहीं करवाना, प्रेशर रेज है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, चाहे जिस भी वे से आप करवा रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन में, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है जी, जिसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में हमारी रेटिनोपैथी ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो गई होती है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी डेवलप हो जाती है कि कार्डियक फेलियर हो जाता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की ये स्लाइड आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। सेरिब्रल, रीनल, रेटिनल, मायोकार्डियल इंफार्क्शन,
बीपी कंट्रोल करने से आप ये सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप बीपी मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ओरल मेडिकेशन देनी है पेशेंट को, नॉर्मलाइज करें पेशेंट का बीपी 2 to 3 डेज में। सडन ड्रॉप नहीं करवाना ब्लड प्रेशर को। अगर आपने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम शूट किया हुआ है, आप घर पे बैठे हुए हो, 180 से भी अबव है, डायस्टोलिक ऐसा हो जाता है, डायस्टोलिक 120 से भी ज्यादा है, एकदम से ड्रॉप नहीं करवाना। आपको पता होगा एक टैबलेट का कैपोटीन टैबलेट होती है जो फौरन से सबलिंगुअल रख दी जाती है, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आपने पूरी नहीं रखनी, 1/4 रख दें उसकी। रिपीट कर लें आप 15-20 मिनट के बाद, हाफ रख दें, ठीक है। अगर 15-20 मिनट के बाद बिल्कुल चेंज नहीं आया तो स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज करना है ब्लड प्रेशर को, अदरवाइज पेशेंट डेवलप सेरेब्रल एडीमा। एकदम जब ड्रॉप करेगा तो उसको ब्रेन में एडीमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रोग्नोसिस क्या होता है डिसीज का डेवलपमेंट प्रोग्नोसिस क्या होता है कि हमने जो दवाई दी है उससे हमें कितना फायदा मिलेगा। प्रोग्नोसिस हर पेशेंट का डिफरेंट होगा। अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको सिर्फ हाइपरटेंशन है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, हम उसकी हाइपरटेंशन ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को टारगेट ऑर्गन चेंजेस आ चुकी हैं, ऑर्गन में रेटिनल चेंजेस आ गई, आंखों में, किडनी में, तो उसका तो प्रोग्नोसिस पुअर है, उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई। एग्जैक्टली अगर उसको कोमॉर्बिड कंडीशन हाइपरटेंशन से डायबिटीज है तो भी उसका प्रोग्नोसिस पुअर है। अब डायबिटीज भी इफेक्ट अपना कर रही है और हाइपरटेंशन भी कर रही है, ठीक है। या पेशेंट को जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है उसके साथ, हाइपरटेंशन के साथ, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, मेल पर्सन है, तो इन सब में प्रोग्नोसिस पुअर होगा। फीमेल में आपको पता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वैसे ही हार्मोन्स बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचडीएल का लेवल ज्यादा रखते हैं, एमआई से बचाते हैं। और आपने देखा होगा कि फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव लाइफ में कम से कम हाइपरटेंशन कम होती है, लेटर लाइफ में हो जाती है। तो प्रोग्नोसिस हमारा क्या होता है कि कौन सा पेशेंट की हमें फायदा कितना मिलेगा दवाई का। सिर्फ हाइपरटेंशन को हम फॉरन ट्रीट कर सकते हैं, बट वो हाइपरटेंशन जिसने सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया उसका प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली पुअर है, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस जो है आप इस तरह से देख लेते हो, या पेशेंट जो है वो अर्ली एज में प्रेजेंट किए तो भी उसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा। क्यों? क्योंकि अर्ली एज में जब वो प्रेजेंट किया है तो अब वो क्रॉनिक हो जाएगा। जैसे 20 इयर्स की एज में अगर हाइपरटेंशन है तो 20 इयर्स या 40 इयर्स तक तो वो 20 साल की हाइपरटेंशन को लेके अब तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी, तो उसका भी प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आपने हाइपरटेंशन को अच्छे से कर लेना है। हाइपरटेंशन की को मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन सेट हो जाती है, जो है वो खत्म हो जाती है। गेस्टेशनल मींस के प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्री-इक्लेम्पशिया भी जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा खत्म हो जाती है, इसीलिए प्री-इक्लेम्पशिया इक्लेम्पशिया हेल्प में फॉरन डिलीवर करवाते हैं, बिकॉज द मेन कॉज इज प्लेसेंटा। बट क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिसमें वो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव थी वो तो नहीं होगी ना, वो तो है ही हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। जो मेडिसिन ले रहे होते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स की चेंज ये जो आपने थर्ड टाइम बताई है इसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं क्या वो भी रिवर्सिबल हो जाती हैं? बच्चे मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, आप अपना नेटवर्क ठीक करें। आसमा अफजल प्रेजेंट मोहम्मद- मैम। जी, मोहम्मद तंजील। मैंने ये पूछना था कि असाइनमेंट की जो साइज है ना वो 3 MB से बढ़कर है, तो वो मेल करते हैं फिर आपको? असाइनमेंट इतनी बड़ी तो है ही नहीं, तो 3 MB से ज्यादा कैसे हो गई? मैम पिक्चर्स लेने की वजह से ना उसका साइज बढ़ जाता है। मैम वो ऑनलाइन बच्चों ऑनलाइन कंप्रेसर वो ये यही बता रही है नम लतीफ न्याजी कि आप उसे कंप्रेस कर लें, पीडीएफ में कर लें। हाँ जी, हो तो आपको मेल कर सकते हैं। नहीं मेल नहीं कर सकते, आप उधर ही सेंड करें क्योंकि फिर मेल से ना समटाइम्स मिस हो जाती है, नहीं मिलती मुझे। आप ना पीडीएफ में कंप्रेस कर लें उसको, ठीक है। अब्रिश आजम भट्टी, फिर भी नहीं हो रही थी।
फिर भी नहीं हो रही? मैम आई लव पीडीएफ है ना, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। अगर वहां पे नहीं होती तो अपने पिक्चर से लिखोगे ना, तो 2 फाइल्स बनाने, वहां 2 फोल्डर्स में अपलोड करना है, 20 फाइल्स का ऑप्शन दीजिए सीसीएमपी। बच्चों आप जाओ आई लव पीडीएफ पे और उस पे जाके आप कंप्रेस कर लो। मैं खुद अपने लेक्चर्स वहीं से करती हूँ, बहुत इजीली हो जाते हैं। अच्छा जी, आप मेल कर दी, जिसके नहीं हो रहे वो मेल कर दे। अब्रिश आजम भट्टी, प्रेजेंट। अदील अहमद, Present. अदीबा अकरम, यस मैम। अदनान आरिफ, Yes, ma'am. अहमद अली मलिक, Present, ma'am. अहमद मुनीर, अहमद मुनीर, अली हैदर, आमना समन, प्रेजेंट मैम। अनम लतीफ नियाजी, प्रेजेंट मैम। मैम अली अनीबा, हैदर प्रेजेंट, तो आपने फोन लगा दी। किसकी? अनीबा गुलाम रसूल, ठीक अली है। हैदर प्रेजेंट। अनीजा फयाज, अकील अहमद खान, Present. अरीबा अमजद, प्रेजेंट मैम। अरसलान आसिफ, Present, ma'am. अरसलान रफीक, आसिफ आसिफ, आयशा नूर, प्रेजेंट मैम। आयशा अमीन, बिलाल हुसैन, Present, ma'am. आमिर, मैम। बिस्मा यासीन, प्रेजेंट मैम। कंदा अकरम, प्रेजेंट मैम। फरवा रऊफ, प्रेजेंट मैम। फातिमा चुगताई, प्रेजेंट। फातिमा मलिक, प्रेजेंट मैम। तारिक, प्रेजेंट मैम। हीबा फजल, हदीना आबिद, हदीका अली, प्रेजेंट मैम। हाफिजा रोमा फयाज, प्रेजेंट। हाजरा जफर, प्रेजेंट मैम। हाजरा काशिफ कलीम, प्रेजेंट मैम। आमिर महमूद अली, Present, ma'am. नूर, प्रेजेंट। हानिया मसूद, प्रेजेंट मैम। शुएब, हिरा खान, हिरा याकूब, प्रेजेंट। हुसैन जफर, इफ्रा इजाज, प्रेजेंट। इकरा हुसैन, इशवा खालिद, इकरा हुसैन प्रेजेंट है मैम। ओके, इशवा खालिद, जवेरिया मंसूर, कंजुल कमाल, किंजा आरिफ अब्बासी, जवेरिया मंसूर प्रेजेंट, यस मैम। यस मैम। किंजा आरिफ अब्बासी, लाइबा उस्मान, माहीन आमिर, प्रेजेंट मैम। महनूर गनी, प्रेजेंट मैम। मायरा अफजल, प्रेजेंट मैम। नाहिल, मरियम, प्रेजेंट मैम। मरियम इरफान, प्रेजेंट मैम। मरियम इशफाक, प्रेजेंट। मरियम शाहिद, प्रेजेंट। मरियम इकबाल, प्रेजेंट मैम। अनवर, प्रेजेंट मैम। हाल साजिद, प्रेजेंट। मनाहिल अफजल, मनाहिल, मैम मैं प्रेजेंट थी, उतनी देर में आपने नेक्स्ट आपका आईडी क्या है? 2017242364। यस मैम यही है। मिनहाल साजिद प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद आसिफ, Present, ma'am. मोहम्मद अरसलान, Present. मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। फाद रफीक भट्टी, Present, ma'am. मोहम्मद हसीब, Present, ma'am. मोहम्मद इब्तिसामुल हसन, मोहम्मद नज़ीर साजिद, मोहम्मद फरफास इशफाक, प्रेजेंट मैम। काविया, प्रेजेंट मैम।
ओके, नादिया आजम, नादिया आजम, नादिया आजम, नादरा रफी, मैम Present, नादिया ma'am. आजम present. नादरा रफी, Present मैम. सफीन जाहिद, Present मैम. नाज़नीन फातिमा, Present मैम. अहमद मुनीर, ठीक है अहमद मुनीर आपकी। बच्चों आप लोग क्यों हैंड रेस कर रहे हो? याद है? मैम मेरा नाम ही नहीं बोला आपने अभी तक। अभी आया ही नहीं आप पे नाम। नाज़नीन फातिमा, Present मैम. शाहिद, Present. नूरुल खुरम, राफिया अरशद, Present, ma'am. आदिया शाहिद, Present मैम. तैरिश हिना, सायरा हसन, Present मैम. तेरा, Present. आयशा खालिद, शानजा अकरम, Present मैम. Present, ma'am. तबस्सुम खालिद, तैमूर अजहर, तस्मिया नाज, Present मैम। तैमूर अजहर, तौकीर अहमद, Present, ma'am. उमर नवीद मलिक, मुंजिला, Present मैम. उरूज फातिमा, Present. वर्दा रुबाब, Present मैम. ज़ैनब नुमान, Present मैम. नारा इशफाक, जरीशा अब्दुल मजीद, Present. मारिया फैज, Present मैम. सब सईद। Present मैम. ओके, किसी की रहती तो नहीं है बच्चों? मुंजिला आपकी लग गई है। मैम. बच्चों अपने आप को ना फुली प्रिपेयर रखिए ऑन कैंपस एग्जाम के लिए भी। ऑन कैंपस पे ही अब मुझे लग रहा है आपके एग्जाम्स होंगे और वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है? और उसके लिए आप अपने आप को फुली प्रिपेयर रखिए। जो बुक मैंने आपको बताई हुई है, मैंने आज हाइपरटेंशन बुक से ही पढ़ाना था आपको, यहाँ पे ही खोल करना है नाम दानिश से, बट उस वही सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में भी लिखे हुए हैं। तो जो जिस तरह आपको कहा है ड्रग्स को आप इतनी डिटेल में ना पढ़ो, क्योंकि अगर सिर्फ आपको हाइपरटेंशन की ड्रग्स पढ़ाई जाए तो वो पूरा एक टॉपिक है, एक पूरा एक लेक्चर है वो, ठीक है? तो आप इतनी डिटेल में उसके ना जो आपको मेन जो मेडिसिन में जो चीज आनी चाहिए ना, वो हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और आप पेशेंट को डायग्नोज कैसे करते हो। सिनेरियो भी अगर आपको वाइवा में बोला जाता है तो आपने बताना होगा कि पेशेंट आपके पास इस कंडीशन के साथ आ गया, एक तो वो कंडीशन है क्या, डायग्नोज द डिजीज एंड आल्सो हाउ टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज, ठीक है? जो ड्रग्स है वो पूछी जरूर जा सकती हैं, आपको उनके नाम आते हो। फार्माकोलॉजी में आपने जिस तरह से ड्रग्स पढ़ी है उसमें तो आपको पता है वो ड्रग से रिलेटेड सब्जेक्ट ही है, इसमें आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस डिजीज की कौन सी ड्रग है, बहुत ज्यादा उसके डिटेल में ना जाएं। अदरवाइज जैसे अब हमने यूरिक एसिड वो गाउट पढ़ा था, तो गाउट की फिर एक ज़ाइलोरिक टैबलेट होती है, उस वो कितने मिलीग्राम की होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि उस टैबलेट का इफेक्ट क्या होता है। अब जैसे अब यहाँ पे आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, एक्सपीट आउट करवाएंगे सोडियम वाटर को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, कैल्शियम की एंट्री सेल्स में डिक्रीज करेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को कम करेंगे, वेजोकंस्ट्रिक्शन को कम करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको एंटी हाइपरटेंसिव्स के नाम आने चाहिए, ठीक है? ऑन कैंपस एग्जाम में ये होता है कि आपसे सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया जा सकता है, किसी भी तरह का, सिनेरियोज भी हो सकते हैं, डिटेल्स वाला भी हो सकता है वो, ठीक है? पूरा पूरा टॉपिक लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आपको अब अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। फाइनल तो पता है ना सबको कि होने ही ऑन कैंपस है, ठीक है? मिड्स की 21st जी जी Excuse me मैम. बच्चों ये लाइट्स ऑन कर दो। जी जी बताएं। मैम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा अगर किसी को पेशेंट को है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी? बच्चे मैनेजमेंट उसकी कुछ नहीं होगी, सर्जिकल इंटरवेंशन करके डायलेट किया जा सकता है,
लेकिन वो भी उसकी डायलेटेशन डिफिकल्ट है। या फिर एक सेकंड सर्जिकल इंटरवेंशन ये की जा सकती है कि वो नैरो पार्ट को बीच में से बाईपास करके जो हेल्दी दो एंड्स है उनको जो है वो कनेक्ट कर दिया जाए। ओके मैम। ठीक मैम है, लेकिन जी जी कौन होता है उसकी सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर उसकी मैनेजमेंट? बच्चे किसकी? न्यूबॉर्न। बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज में जो कंजेनिटल एनोमलीज होती है ना उनकी स्पेसिफिक एज पे जाके सर्जरी की जाती है, और वैसे भी एओर्टा इज अ बिगर वेसल, इसकी सर्जरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बट सर्जिकल इंटरवेंशन यही हो सकती है कि वो जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है ना उसको बाईपास करके उसको रिमूव करके हेल्दी एंड्स को कनेक्ट करके। ओके मैम, थैंक यू। एंजियोप्लास्टी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी नहीं है बेसिकली, ये हम करे हैं बाईपास सर्जरी कि वो जो हेल्दी दो एंड्स हैं उससे एक वेसल जनरेट कर दें कि जो उस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को बाईपास कर दें। बच्चे ये वो चीज नहीं है कि जिसमें वेसल अंदर से डेपोजिशन ऑफ फैट की वजह से नैरो हो गई है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है जिसमें वेसल जो है ही कॉन्स्ट्रिक्ट, उसका डायमीटर ही उतना नहीं है, उसको डायलेट कैसे करोगे, वो तो वहां से रप्चर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।